स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोहित रॉय फिजिक्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज अपन जो स्टार्ट करने चल रहे हैं उस टॉपिक का नाम है यूनिट। यूनिट को हिंदी में मात्रक कहते हैं। तो आइए देखते हैं, टॉपिक को समझते हैं, फिर इसको डिफाइन करेंगे कि यूनिट है क्या। प्यारे बच्चों, अगर आप देखो, आपको यहाँ पे कोई सपोज करो सब्सटेंस दिया जाए इस तरीके से, ऐसा है ना। तो इस तरीके का कोई ऑब्जेक्ट हो और इसको बोला जाए कि बताइए मेजर करिए कितना है। तो यहाँ पे एक इंसान है, यहाँ पे एक इंसान है, ठीक है। इसने बोल दिया कि इसका जो मास है वो 50 है, 50 है। तो जाहिर सी बात है 50 बोल दिया तो इससे ये कंक्लूजन नहीं निकल रहा है, ये आदमी, यहाँ पे जो आदमी खड़ा है इसको पता नहीं चल रहा है कि ये किस में है। 50 तो बोल दिया है, तो 50 इसका नंबर ऑफ क्वांटिटी 50 है या केजी में है या किस में है, ग्राम में है, किस में है ये मास, समझ रहे हैं। ये बात पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को यहाँ पे मैंने लिखा है यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज ए स्टैंडर्ड यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड की जरूरत होती है। यहाँ पे स्टैंडर्ड अगर आप लगाते हो, वो स्टैंडर्ड क्या है, केजी अगर लगाते हो तो आपको पता है, इस इंसान को पता चल जा रहा है कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो 50 केजी का है। बात समझ रहे हैं। यानी हम बोल सकते हैं कि टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी वी नीड ए स्टैंडर्ड। समझ रहे हैं, हमें एक स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे केजी बोल दिया गया। प्यारे बच्चों, पहले के जमाने में होता क्या था कि सपोज करो ये जमीन है ना, तो इसको मेजर करना होता था। तो कोई इंसान ऐसे, ये जो लंबा सा इंसान है और सपोज करो एक छोटा सा इंसान है, ये वाला है ना, ये ए सपोज करो, ये बी सपोज करो। अब बताओ, वहाँ पे पहले पैरों से, यहाँ पे कदम से मेजर किया जाता था कि 1 कदम 2 कदम 3 कदम, इतनी आपकी ज़मीन है, समझ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, एक बात तो क्लियर है कि इतनी ज़मीन अगर सपोज करो ये 3 कदम में चला है, यहाँ से यहाँ तक 3 1 2 3 कदम में इतना चला है, 1 कदम ये भी ले लो, 4 कदम में चला है, तो भाई साहब जरूरी नहीं है कि इसके लिए भी इतना ही होगा, हो सकता है कि ये 8 कदम चल दिया हो। समझ रहे हैं आप लोग। तो मेरे कहने का मतलब है, ये लंबा वाला इंसान है, ये जमीन चाहे तो इसको तो ज़्यादा मिल सकता है, छोटे वाले इंसान को कम मिलेगा, क्योंकि इसके पैर का जो कदम है, जो डेग है, वो कम है। तो इससे क्या हुआ कि ये सब कंफ्यूजन थे पहले के ज़माने में। फिर क्या किया गया, एक स्टैंडर्ड सेट किया गया कि लेंथ को हम मीटर में मेजर करेंगे, किलोमीटर में मेजर करेंगे, इस तरीके से मेजर करेंगे। तो जो आपको मीटर किलोमीटर दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पे इसको और में डिफाइन कर सकते हैं। देखिए क्या, टू मेजर of physical quantity we need standard is known as unit। ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक स्टैंडर्ड चाहिए। क्या चाहिए, एक स्टैंडर्ड चाहिए, उसी को हम क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। अब आइए, इसको मैं मिटाता हूं, फिर आपको सारी बातें समझा रहा हूं। देखिए, अभी आपने जो देखा एग्जाम्पल, आपने देखा यहाँ पे कि छोटा सा आपने एग्जाम्पल देखा कि हमने एक फिजिकल क्वांटिटी ऐसे ले लिया, सपोज करो मास है ना। तो मास यहाँ पे हमने अगर 50 केजी लिया है इस तरीके से, तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे ये जो मास है ना, यहाँ जो दिख रहा है, ये फिजिकल क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है। और ये जो देख रहे हैं ना, इसको हम बोलेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू है या नंबर इसको बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं इसको, नंबर। और ये देखिए, ये जो स्टैंडर्ड है इसी को हम बोलेंगे यूनिट बोलेंगे। क्लियर है, हाँ या ना। तो जाहिर सी बात है, इससे एक हम फॉर्मूला क्या बना सकते हैं, वो देखिए, यहाँ पे एक फॉर्मूला बना सकते हैं कि अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो तो फिजिकल क्वांटिटी को हम इस टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एन यू के टर्म में। देखिए, एन बोले तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यू बोले तो यूनिट, है ना। यहाँ पे हम लिख सकते हैं वेयर एन इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, और यू बोले तो यूनिट। हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक बात बताइए, आपने ये जो फॉर्मूला जो लिखा है यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और बताने जा रहा हूँ, इसको सीखना है।
जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा है m इक्वल टू 50 kg, आप बताइए इसको ग्राम में बदलिए, तो 50 इंटू 10⁻³ ये हो गया आपका ग्राम में। अब एक छोटी सी बात बताएं, यहाँ पे देखें और बताएं। अब बताओ प्यारे बच्चों, यहाँ देखो ये है फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों का प्रोडक्ट का जो देखा जाए ना हमेशा सेम ही रहेगा। देखिए जो ये 50 kg है ना, ये 50 इंटू 10⁻³ ग्राम भी वही चीज़ है, जितना ये है उतना ही यही है। बस यहाँ पे फर्क क्या है, देखिए इसका न्यूमेरिकल वैल्यू अगर n1 है और यूनिट u1 है, तो यहाँ पे इसका न्यूमेरिकल वैल्यू देखिए अलग है और यूनिट भी अलग है, हाँ या ना। इस तरीके से आप चाहें तो लिख सकते हैं। आप मेरे कहने का मतलब है, एक और बात मैं यहाँ पे बता दूं आपको, ऐसे भी लिख सकते हैं। एक बात और मैं बता दूं आपको, देखिए क्या, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना तो एक चीज़ आपको दिख रहा होगा कि देखिए यहाँ पे kg बड़ा है ना, यानी यूनिट बड़ा है तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा है। यहाँ देखिए यूनिट अगर छोटा है तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा है। मेरे कहने का मतलब इससे कंक्लूजन क्या निकल रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट में अगर यूनिट बड़ा होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा होगा। मेरे कहने का मतलब हुआ कि अगर यूनिट इंक्रीज होता है तो न्यूमेरिकल वैल्यू डिक्रीज होगा। अगर देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू अगर इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब उसकी यूनिट छोटी होगी, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू अगर बढ़ रहा है तो इसकी यूनिट छोटी होती जा रही है। क्लियर है? इस चीज़ से क्या हो रहा है, देख रहे हैं कि n और u, देखिए n और u के जो रिलेशन मिल रहा है यहाँ पे इन्वर्सली का प्रोपोर्शनल का ऐसे रिलेशन मिल रहा है, n इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू u मिल रहा है, एक इस तरीके का रिलेशन बन जा रहा है, हाँ या ना। या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते थे, यहाँ जो जा रहा है ना देखिए n1 u1 इक्वल टू n2 u2, आगे भी चलेगा तो n3 u3 ऐसे आगे बढ़ सकता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, n u इक्वल टू कॉन्स्टेंट भी लिख सकते थे इस तरीके से, है ना। ये कैसे कांस्टेंट, किसी कांस्टेंट जो वैल्यू दिया हो, जैसे 50 और kg, ये देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों की वैल्यू ये वेरिएबल नहीं होना चाहिए यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में या किसी के रिस्पेक्ट में। यहाँ जो बात हो रहा है कांस्टेंट वैल्यू की बात हो रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू की बात हो रहा है। न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का जो प्रोडक्ट होता है ना, आगे भी आप चाहे वो ग्राम में बदले चाहे ग्राम से भी छोटी यूनिट में बदले, बात वही रहेगा, है ना। इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, कुल मिला के हमें मैग्नीट्यूड वही मिलेगा। तो जाहिर सी बात है आप NU इक्वल टू कॉन्स्टेंट भी लिखे तो कोई बुराई नहीं है। अब देखिए NU इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिखा है, यानी इसे क्लियर हो रहा है कि न्यूमेरिकल वैल्यू अगर डिक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है यूनिट बड़ा होगा। देखिए कैसे, न्यूमेरिकल वैल्यू कम है तो यूनिट ज़्यादा है, यहाँ पे देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा है तो यूनिट छोटा है, इससे ये रिलेशन मिलता है ना। अब प्यारे बच्चों आपने देखा कि यहाँ पे जो स्टैंडर्ड मानते हैं उसी को यूनिट कहते हैं। आगे चल के क्या हुआ, एक सिस्टम बनाया गया, हर देश में अलग अलग सिस्टम थे, एक सिस्टम बनाया गया एक कॉन्फ्रेंस के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं। इस सिस्टम में क्या सिस्टम बनाया गया, एक बनाया गया MKS सिस्टम और एक बनाया गया CGS सिस्टम और एक बनाया गया FPS सिस्टम। देखिए ये MKS सिस्टम में क्या किया गया, लेंथ को मेजर किया गया मीटर में, वजन को यानी मास को मेजर किया गया किलोग्राम में और समय को मेजर किया गया सेकेंड से। यहाँ देखिए CGS में लेंथ को सेंटीमीटर, मास को ग्राम और समय को टाइम को सेकेंड में। यहाँ देखिए FPS में देखिए लेंथ को फुट में, वजन को यानी कि मास को पाउंड में और समय को सेकेंड में मेजर किया गया। ठीक है, आइए यहाँ पे देखते हैं कैसे। यहाँ पे मैंने लिखा लेंथ, तो जाहिर सी बात है इसका MKS का पहला लेटर क्या है, M, तो ये लेंथ जो मेजर होगा MKS सिस्टम में मीटर में होगा। किस में होगा, मीटर में होगा। मास की बात करते हैं तो पहला ये देखिए लेटर कौन सा है, K, तो यहाँ पे जो मेजर करेंगे, अब यहाँ मेजर करेंगे किलोग्राम में मेजर करेंगे। किस में मेजर करेंगे, किलोग्राम में। टाइम की बात करते हैं तो टाइम किस में मेजर करेंगे, सेकेंड में, तो यहाँ पे लिख दिया गया। ठीक है, सेंटीमीटर की अगर हम बात करें ना, यहाँ देखिए CGS में, तो यहाँ पे मेजर किया जाता है लेंथ सेंटीमीटर में। ठीक है, इसको मैट्रिक सिस्टम भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, मैट्रिक सिस्टम भी इसको बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए मास को इसको किस में मेजर किया जाता है, ग्राम में, और समय को यहाँ भी किस में मेजर किया जाता है, सेकंड में ही मेजर किया जाता है। अब बारी आता है FPS सिस्टम जो ब्रिटिश सिस्टम है। यहाँ इसकी बात करें तो यहाँ पे देखिए लेंथ को मेजर किया जाता है फुट में।
आप गांव में आज भी देखते होंगे फीट लोग बोलते हैं, है ना, फुट में मेजर किया जाता है यहाँ पे। मास को किस में मेजर किया जाता है? यहाँ पौंड में। आज भी केक अगर आप खरीदते हो तो पौंड के बनता है, कितने पौंड का केक बना दूं। आप जाते हो केक परचेज करने जाते हो तो वहाँ पे बोलता है, केक बनाने वाले जो भी हैं वो बोल देते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे एफएस सिस्टम में जो टाइम को मेजर किया गया, यहाँ भी किस में मेजर किया गया? सेकेंड में। तो आपने देखा कि सिस्टम ऑफ यूनिट 3 तरह का है, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस है ना। इसको ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा जो अपन यूज करते हैं वो एमकेएस सिस्टम यूज करते हैं। ये इंजीनियरिंग पर्पज से भी काफी इंपॉर्टेंट है और यही हमारे काम का है। यही सारे मैक्सिमम डेरिवेशन इसी टर्म में किए गए हैं अपने फिजिक्स में। तो जब भी आप न्यूमेरिकल करें, आप कोशिश करें कि उसको एमकेएस सिस्टम में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, अब क्या हुआ कि यहां पे देखेंगे ना, 3 ही फंडामेंटल क्वांटिटी को लिया गया है। कौन कौन सा? मास, टाइम और समय, ठीक है। मास, देखिए लेंथ, मास और टाइम, यही 3 लिया गया है ना। तो जाहिर सी बात है कि दूरी, द्रव्यमान और समय लिया गया है 3, लेकिन फंडामेंटल क्वांटिटी के 4 और बचे हुए हैं क्वांटिटी, और साथ ही साथ सप्लीमेंट्री क्वांटिटी भी बची हुई हैं, है ना। उनके भी तो कुछ ना कुछ यूनिट होंगे। साइंटिस्टों ने सोचा कि इतने से काम चलने वाला नहीं है, बाकी जो बचे हुए हैं उनको भी लेना पड़ेगा आप अपने को। तो पूरे एक इंटरनेशनल लेवल पे उनको एक्सेप्ट किया गया। कौन कौन से एक्सेप्ट किया गया? तो देखिए, इंटरनेशनल सिस्टम बनाया गया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया गया। उनमें क्या किया गया? अपने को 7 फंडामेंटल क्वांटिटी लिया गया और 2 सप्लीमेंट्री जो क्वांटिटी थी इनको लिया गया। तो 7 और 2 कितना होता है? 9 होता है। यही 9 जो बना वो एसआई सिस्टम बना। क्या बना? एसआई सिस्टम। यानी कि एसआई सिस्टम में अगर हम देखें तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है। इन दोनों को मिला के हमारा क्या बनता है? एसआई सिस्टम बनता है, ठीक है। आइए एसआई सिस्टम में देखते हैं इनके बारे में, इसके यूनिट के बारे में देखते हैं, एक एक करके यहां देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में। इंटरनेशनल सिस्टम बोले तो एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में क्या किया गया? 2 सप्लीमेंट्री और साथ ही साथ 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को इंक्लूड किया गया, और इन दोनों को मिला के यानी कि 7 और 2 9 को मिला के जो सिस्टम बनाया गया, उस सिस्टम को बोला गया, जानते हैं क्या बोला गया? उसको बोला गया एसआई सिस्टम। ये एसआई सिस्टम वर्ल्ड वाइड कहीं भी लागू हो सकता है। यहां पे देखिए, जो अपन 7 फंडामेंटल जो क्वांटिटी पढ़ा करते थे, है ना, जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन से पढ़ा करते थे? जैसे कि था मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक करंट के बाद से टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये जो देख रहे हैं आप 7 जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, इन्हीं 7 फंडामेंटल क्वांटिटी का हम यहाँ पे यूनिट देखा गया कि इसकी यूनिट क्या होगी। तो देखिए, मास की यूनिट रखा गया किलोग्राम, और लेंथ का मीटर, और टाइम का क्या था? सेकेंड, और इलेक्ट्रिक करंट का कितना? एम्पियर, और टेम्परेचर का केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडिला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जो यूनिट रखा गया मोल। इनका जो सिंबल था इनका रिप्रेजेंट करने का, देखिए किलोग्राम को अपन केजी लिख लेते हैं और मीटर को एम से डिनोट करेंगे, स्मॉल एम, और ये देखिए सेकंड को हम एस से, एम्पियर करंट को बोले तो ए से, केल्विन को के से, और कैंडिला को सीडी से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। और यहाँ पे मोल को MOL से यानी कि मोल से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इस सिंबल से हम इसको 7 जो फंडामेंटल जो क्वांटिटी दिख रहा है इसके यूनिट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि ये जो 7 जो यूनिट देख रहे हैं, ये जो 7 यूनिट जो देख रहे हैं, ये 7 यूनिट किसके हैं? ये फंडामेंटल क्वांटिटी के हैं। वो कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी? देखिए, मास हो गया, लेंथ हो गया, ये जितने भी दिख रहे हैं सारे के सारे हो गए, है ना। और साथ ही साथ इसमें सप्लीमेंट्री क्वांटिटी 2 इंक्लूड किया गया। कौन कौन सा? एक तो प्लेन एंगल, आप समझ रहे हो ना, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कौन है? प्लेन एंगल, और एक है सॉलिड एंगल। अब ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का जो ये देख रहे हो ना, ये यूनिट है, ये आप देख रहे हो ना, ये जो है इसका यूनिट है ना। हम यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं? एसआई सिस्टम में यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो प्लेन एंगल था इसकी यूनिट क्या है? रेडियन। रेडियन को हम इस नोटेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो था एक और था, वो कौन सा था? सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को कैसे लिख सकते हैं? ST रेडियन से, और इसको SR से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। ये रहा यूनिट इनका, किसका? सप्लीमेंट्री जो क्वांटिटी थे, तो उसका जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का जो यूनिट है यहाँ पे देख रहे हैं, इसको हम सप्लीमेंट्री यूनिट भी बोल सकते हैं ना। इसको सप्लीमेंट्री यूनिट बोल सकते हैं और इसको हम फंडामेंटल यूनिट्स बोल सकते हैं। समझ रहे हैं? इन फंडामेंटल यूनिट्स को मिला के, इनके हेल्प से
जो यूनिट तैयार होती हैं उसको बोलते हैं हम लोग ड्राइव यूनिट। क्या बोलते हैं? ड्राइव यूनिट। आपने ड्राइव क्वांटिटी भी आपने देखा तो उसका यूनिट इन्हीं से मिलकर बने होते हैं। इन्हीं जो सिंबल देख रहे हैं इन्हीं यूनिट से वहां भी वो यूनिट बनेंगे ड्राइव वाले, है ना। तो अपने को बेसिकली ध्यान रखना है फंडामेंटल क्वांटिटी। देखिए जो 7 होती हैं उन 7 की ये यूनिट को ध्यान रखना है। ये 7 यूनिट और ये 2 यूनिट दोनों मिला के कितने हो गए? 9। यही हमारा है इंटरनेशनल सिस्टम। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये प्लेन एंगल है क्या, है ना। इस प्लेन एंगल के बारे में आपके मन में विचार आ रहा होगा कि व्हाट इज द प्लेन एंगल। तो आइए यहां पे बताता हूं प्लेन एंगल होता क्या है। देखिए अगर आप गौर से देखेंगे तो इस तरीके का अगर मेजरमेंट करते हैं, सपोज करिए ये एक लाइन है और ये प्लेन में किसी चीज का ये एंगल का मेजरमेंट करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई थी इसी को मेजर करने में। ये वाला जो देख रहे हैं, ये जो एंगल का मेजरमेंट कर रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये थीटा। ये थीटा किससे मेजर करेंगे? तो इस थीटा को मेजर किया जाता है रेडियन में। किससे मेजर किया जाता है? रेडियन में मेजर किया जाता है। समझ रहे हैं? ये जो एंगल को, ये प्लेन एंगल को जो मेजरमेंट किया जाता है किसमें? रेडियन में। यानी कि ये प्लेन एंगल यानी कि कोण का यानी एंगल का जो यूनिट होगा वो रेडियन होगा। यहां पे देखिए एंगल इक्वल टू आप क्या लिखेंगे? अगर इसकी रेडियस r है और यहां से लेकर यहां तक का आर्क अगर x है तो एंगल इक्वल टू लिखेंगे, देखिए आर्क अपॉन रेडियस लिखेंगे, ये लिखेंगे ना। तो ये जो देख रहे हैं ये इस तरीके से हो जाएगा, हाँ या ना? बात क्लियर हो रही है आपको? अब ये हो गया आपका प्लेन एंगल। एक बात बताऊं आपको, प्लेन एंगल की जो वैल्यू होती है ना, प्लेन एंगल मतलब कि देखिए एक प्लेन में कितना एंगल बन सकता है। देखिए यहां से देखिए ये कोऑर्डिनेट है आपका, है ना। तो यहां पे 0 डिग्री, अब ये देखिए ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, इसी तरह से करते करते 360 डिग्री। यहां पे जो थीटा की वैल्यू हो सकती है ना किसी प्लेन एंगल में, वो हम लोग 360 यहां पे लिख लेंगे, यानी कि 2 पाई ये एंगल होगा, है ना। 2 पाई तक ले ये एंगल जा सकता है थीटा की वैल्यू। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप लोग बात को, है ना। अब सॉलिड एंगल किसे कहते हैं उसको समझिए। सॉलिड एंगल क्या होता है? आपने देखा होगा इस तरीके से आप जब आइसक्रीम वगैरह खाते हैं तो आप इस तरह का कोन देखते हैं कि नहीं, इस तरह का, ऐसा, ठीक है, ये इस तरीके का, ठीक है। और ये जो एंगल बनाता है इस समय इसमें इसके बीच में, इस एंगल को बोलते हैं, हम इसको ओम से डिनोट कर सकते हैं, ओम का सिंबल से। और ये जो एंगल होता है ना, या ओमेगा से भी कर सकते हैं, इसी सिंबल को बोलते हैं, यही एंगल जो है इसी एंगल को बोलते हैं सॉलिड एंगल। यानी कि जो सॉलिड पार्ट का जो एंगल है उसको हम बोलेंगे सॉलिड एंगल बोलेंगे, है ना। अब ये देखिए अगर आप गौर से देखें तो इसका पार्ट है, देखिए सपोज करो ये इस तरीके का आपके पास कोई एप्पल है, इस तरह से आपने इसको कट कर दिया और कट करने के बाद से ये पार्ट को आपने निकाला। तो निकालने के बाद देखिए आपको कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा। उस समय ये जो एंगल बना रहा है ना, ये वाला, इसी एंगल को बोलेंगे हम लोग सॉलिड एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? सॉलिड एंगल बोलेंगे, है ना। ये देखिए इसका जो ये एरिया देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए इसका एरिया कितना है, DA है, और ये इसका रेडियस कितना है, R है। तो जाहिर सी बात है इस सॉलिड एंगल का क्या हो जाएगा, देखिए इसका फॉर्मूला होता है DA अपॉन R स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये जैसे कि एंगल का फॉर्मूला है इस तरीके से, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ पे अगर आप सॉलिड एंगल निकालना चाहते हैं तो ये छोटा सा जो एरिया आपको दिख रहा है जो यहाँ पे, वो देखिए DA और ये R स्क्वायर। सपोज करिए अगर आप किसी सॉलिड का सॉलिड एंगल निकालना चाहते हैं, किसी सॉलिड स्फीयर का निकालना चाहते हैं, है ना। तो किसी सॉलिड स्फीयर का निकालना चाहते हैं तो देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ठीक है। ये देखिए यहां पे इसको मिटा देता हूं इधर, है ना। चलिए यहां देखिए, तो अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। सपोज करिए ये सॉलिड है ना, ये सॉलिड कोई स्फीयर है, इसका एंगल देखना चाहते हैं कि कितना एंगल होगा। जाहिर सी बात है इसी का छोटे से टुकड़े का, ये छोटा सा टुकड़ा है इसका, है ना, ये जो आप वहां पे दिख रहा है, ये स्मॉल पार्ट है, ठीक है। और ये एरिया कितना है, DA है, और ये रेडियस कितने है, R है। और यहाँ पे जो ये एंगल बन रहा है उसको हमने ओमेगा, ये ओम से डिनोट कर दिया, है ना। अगर पूरे में पूछा जाए कितना एंगल बन रहा है, जैसे कि ये प्लेन में देखिए, पूरे प्लेन में अगर पूछा जाता है कि ये पूरे प्लेन में कितना एंगल बना रहा है, तो आपने क्या बोला था, यहाँ पे 2 पाई यानी कि 360 डिग्री, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पूछा जाए कि एक सॉलिड जो स्फीयर है वो कितना बनाएगा एंगल, सॉलिड एंगल, तो आइए देखते हैं। तो पूरे की बात करेंगे तो ये फॉर्मूला होता है DA। देखिए स्मॉल है तो DA है, पूरे की बात करते तो कितना होता है इसका सरफेस एरिया, 4 पाई R स्क्वायर होता है, और नीचे क्या है, R स्क्वायर होता है फॉर्मूले में, देखिए यहाँ पे, है ना।
तो ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, ये कितना हो गया 4 पाई। तो ये आपका जो एंगल हो गया, दिस इज द सॉलिड एंगल, ये आपका हो गया सॉलिड एंगल, है ना। और इसका यूनिट क्या होगा, बेसिकली अपन यूनिट के बारे में ही बात कर रहे थे, तो इसका यूनिट होगा एसआर, यानी कि स्टेरेडियन से इसका यूनिट होगा, है ना। और इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट रेडियन होगा। इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट रेडियन होगा। और इसका यूनिट क्या होगा प्यारे बच्चों, इसका यूनिट हो जाएगा स्टेरेडियन हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा समझ में आया। अब यहाँ तक ले जो आपने पढ़ा, यहाँ तक ले तो बेसिक था, और यहाँ तक आपको आना चाहिए, थ्योरेटिकल पोर्शन था, तो आप बोर हो गए होंगे। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर से अपन बात करेंगे डायमेंशन पे। किस पे बात करेंगे, डायमेंशन पे। तो यूनिट एंड डायमेंशन में देखिए, यूनिट आपने कंप्लीट किया, अब बात करेंगे हम डायमेंशन पे, चर्चा करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको मेरा लेक्चर समझ में आ रहा है तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।